ईरान इराक और देशों के बीच चल रहे युद्ध को लेकर जब जंग छिड़ी तो दुबई का क्या हाल रहा, बाकी लोग कैसे हाल में जी रहे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ एक ऐसी युवा शख्सियत है जो दुबई निवासी हैं। वैसे जाहिद खान साहब इंदौर के मूल निवासी हैं, लेकिन लंबे समय से अब दुबई में अपना कारोबार कर रहे हैं। जाहिद भाई, आपका समय नाउ स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जंग की शुरुआत हुई तो दुबई पर उसका क्या असर हुआ और दुबई में किस तरह से जो व्यापार व्यवसाय है वो किस तरह से प्रभावित हुआ और वहाँ की जो गतिविधियाँ दैनिक थी वो क्या क्या प्रभावित हुई? देखिए राजेश जी, आप जानते हैं दुबई एक चमक दमक वाला शहर है, ऊंची बिल्डिंगों का शहर है, एंटरटेनमेंट का शहर है, ट्रेड का शहर है, व्यापार का शहर है, एक हब है दुनिया के लिए। और कभी भी दुनिया की किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी विवाद में दुबई बीच में कभी नहीं आता है, कोई कमेंट नहीं करता। उसने एक ऐसा देश बनाया और वहाँ ऐसी सुविधाएं रखी, ऐसा कानून रखा, ऐसी व्यवस्था रखी कि आज सारी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं और वहाँ के जो रहने वाले हैं उनकी बकेट लिस्ट में आज दुबई का नाम है। लोग वहाँ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। वहाँ की जो सुविधाएं हैं, वहाँ की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसके ज़रिए अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज दुबई में लगभग दुनिया के हर मुल्क के लोग रहते हैं। जहाँ तक जंग का ताल्लुक़ है तो ख़ुद मेरे लिए ये जंग पहली बार थी, दुबई के लिए भी पहली बार ही थी, क्योंकि जब होश संभाला तब ईरान इराक की जंग का सुनते थे, फिर बड़े हुए और भी जंगों का सुना, भारत पाकिस्तान का भी हुआ, बहुत सारे जंगे हुए जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते थे, देखते थे, पढ़ते थे। ये पहला मौका था जब जंग मेरे करीब से गुजरी। ये पहला मौका था जब मैं उस जगह खड़ा हुआ था जहाँ जंग हो रही थी। तो वही अनुभव मैंने लिखना शुरू करे और मैं ब्रॉडकास्ट करता था व्हाट्सएप पर। तो प्रभात किरण में जो जावेद भाई हैं उन्होंने कहा कि आप अच्छा लिख रहे हो, अगर आप अखबार के लिए भी लिखो तो ठीक रहेगा। तो फिर मैंने वहाँ से प्रॉपर ग्राउंड रिपोर्टिंग करना शुरू करी और अखबार में छपना शुरू हुआ। जहाँ तक सवाल जंग का है, जब पहली बार ये खबर आई कि धमाका हुआ है, कुछ हुआ है। वो कब की शुरुआत धमाके? कब? एक तारीख को, 28 तारीख को जो है ईरान 28 कौन सी? 28 फरवरी को ईरान पर हमला वो करा था अमेरिका और इजराइल ने। और उसने उसके थोड़ी देर बाद ही रिटेलिएशन शुरू कर। दुबई कैसे काम में आ गया बीच में? दुबई के साथ मसला है कि एक तो अगर आप ज़मीन के हिसाब से देखें तो सबसे करीब दुबई है ईरान के। मुश्किल से अगर आप हार्मुस वाला हिस्सा देखें तो 32 किलोमीटर का होता है और रसल खेमा शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, यानी रसल खेमा की अगर आप ऊंची पहाड़ियों पर खड़े हो जाओ तो आपको ईरान की लाइटें दिखती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो बमबारी ईरान पे हुई वो दुबई तक पहुंची। जाहिर सी बात है, जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलके ईरान पर हमला किया, अब अगर जवाबी कार्रवाई देना है, और मसला क्या, देखो जंग का एक उसूल है, जहाँ से हमला होता है वहीं पर हमला किया जाता है। अमेरिका ने कोई न्यूयॉर्क या वाशिंगटन से तो हमला किया नहीं था। उसने अपने जो बेसेस थे और जिसकी बड़ी तादाद कतर और यहाँ दुबई में है, उसने वहीं के एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करा और वहीं से बमबार्डिंग की। तो बदले में जवाब भी उन्हें वहीं देना पड़ा ईरान को। तो क्या सबसे पहले 1 मार्च को दुबई पे उसका असर हो गया? दुबई पे नहीं, ईरान ने जब रिटेलिएशन करा 28 की रात को, जब उसके वहाँ हमला हुआ और उसने जब रिटेलिएशन करा तो उसने एक साथ 6-8 देशों पे मारे। तो दुबई पे थोड़ी मारा, कतर पे, बहरीन पे, सऊदी पे, कुवैत पे, सब पे मारा उसने। इजराइल पहली घटना के समय दिन था या रात थी, और उस समय आपने क्या देखा? वो रात का वक्त था जब पहली बार मोबाइल पर खबर आई कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो आमतौर पे जैसा होता है, जैसा एक इंसान का मिजाज होता है, हमें भी ये लगा कि ठीक है, एक बात हुई है, ठीक हो जाएगा। हाँ, दुबई में थोड़ी कुछ हो सकता। एक दुबई को लेके एक कॉन्फिडेंस तो बहुत था कि भाई यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब सुबह उठे और जब पता चला कि 1-2 नहीं 170 से ज़्यादा ड्रोन हमले और मिसाइल हमले अबू धाबी की तरफ हुए हैं, जिसमें से कुछ मलबा भी इंटरसेप्ट का गिरा है, तो फिर थोड़ा सा एक पैनिक होना शुरू हुए कि यार तो वाकई जंग हो रही है।
तब भी उम्मीद थी कि ये शायद 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। दुबई सरकार ने कोई चेतावनी या अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए पब्लिक को सचेत नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे पता लगा? मतलब आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ से पता चला या मोबाइल से? देखिए, अब सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जो आपको 24 घंटे ज़िंदा रखती है, और कहीं भी कुछ भी अगर होता है तो फ़ौरन आ जाता। मुझे सुबह के अखबार का इंतज़ार करना नहीं है, न्यूज़ बुलेटिन देखना नहीं है। तो जिस वक्त ये रात के 1-1:30 बजे की बात होगी जब ये चीज़ें एकदम मोबाइल पर आई, तो मैं अपनी बाहर गैलरी में आया तो मैंने ये महसूस करा कि जो बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से हैं और जो दूसरे पास की बिल्डिंग से हैं, वहाँ वो रात के 1-1:30 बजे मुझे वो हलचल, बेचैनी, सभी लोग फ़ोनों पर बात करते हुए, हाँ। तो ऐसा लगने लगा था कि यार कुछ हो गया दुबई में। अच्छा। हाँ, ये था, वो एक बेचैनी शुरू हो गई थी। लेकिन एक फिर लगातार हमले होते रहे? रोज हुए, नॉन स्टॉप हुई। अभी जो युद्ध विराम हुआ है, हाँ। उसके बाद से अभी तक तो दुबई के ऊपर अभी तक एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, लेकिन लगातार 42 दिन तक नहीं। दुबई तो पे आपने कौन से खौफनाक दृश्य देखे जब आपको लगा कि मौत आपके पास भटक रही है, आसपास घूम रही है? ऐसा दुबई के किसी नागरिक को कभी भी महसूस नहीं हुआ। मैंने इस जंग को जो करीब से देखा, वो अनुभव ज़रूर मुझे नए हुए जब मैंने बहुत नीचे फाइटर जेट्स को उड़ते हुए देखा। हाँ। और मुझे नहीं पता था फाइटर जेट की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि कान के पर्दे हिल जाएं। यानी हाँ। मैंने अपने घर के बर्तन को मेरी अपनी गैलरी में रखी टेबल को हिलते हुए देखा। आपको लगा जैसे कोई भूकंप आ गया? हाँ, और एक के बाद एक पीछे एक साथ फाइटर जेट 3-3, 4-4 जाते थे और काफ़ी नीचे उड़ते थे। तो ये मंजर जो हम फिल्मों में देखते थे हॉलीवुड की, हाँ। वो नज़ारा अपनी आंखों से देखा, लेकिन डर जैसा कुछ लगा नहीं कभी। हाँ, मैंने मिसाइलें भी देखी जो एक धुआं जैसा कुछ छोड़ते हुए, हाँ। एक चीज जा रही है, वो ऐसी आवाजें आती थी। दुबई में आवाजों के एक्सपर्ट हो गए। दुबई एयरपोर्ट को नुकसान हुआ? एक जगह हुआ, जो ये आपका कार्गो सेक्शन था, वहां पर इंटरसेप्ट। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे ड्रोन हमला हो या मिसाइल हमला हो, डायरेक्ट हिट दुबई पर कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। और 80-90% जो हमले हुए वो तो समंदर पे ही रोक दिए गए। अच्छा। लेकिन कुछ जो जमीन की हद तक आ गए, तो जब इंटरसेप्ट करा, आप जब मिसाइल को हवा में ही उड़ा देते हो तो उसका मलबा नीचे गिरता है, उससे नुकसान हुआ। अच्छा, भी मिसाइल भी थोड़ी बहुत नहीं थी, 4-4, 5-5 टन की मिसाइल थी। यानी अगर एक टुकड़ा जमीन पे गिरता था तो उसका वजन 400 से 500 किलो होता था। अगर वो किसी कार पे गिरता था, पूरी कार को चकनाचूर कर देता था। अगर किसी बिल्डिंग पर गिरता था तो उसे पूरा तोड़ता हुआ नीचे। कितना नुकसान हुआ होगा दुबई में? दुबई को अगर यूं माली नुकसान देखा जाए तो 4-5 बिल्डिंगें हैं जो डैमेज हुई हैं। हाँ। कुछ 8-9 लोग इसमें मारे गए हैं, जिसमें 2-3 तो अमीराती हैं। लेकिन जो असल नुकसान दुबई का हुआ है, वो जो 20 साल के अंदर उसने एक ख्वाब सजाया था, एक ख्वाब बेचा था, एक बेखौफ दुनिया जो उसने बनाई थी, टूरिज्म का बड़ा सेंटर हो गया तो था। वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी का जो वो चैलेंज सारी दुनिया में दुबई करता था, उसको कहीं ना कहीं एक झटका तो पहुंचा है। मतलब सेफ तो आप भी नहीं है। जबकि आल्दो अगर अपन ये बात देखें कि वो जिस तो इन हमलों के दौरान वहाँ का ऑफिस, शोरूम, दुकानें सब बंद थी? यार, यही एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज करी। जब मैंने अखबार में लिखना भी शुरू करा तो काफ़ी लोगों ने ये कमेंट करे कि आप दुबई की बहुत तारीफ़ कर रहे हो। तो मैंने यही उनसे कहा कि मैं दुबई की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, और मुझे दुबई की तारीफ़ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी वहाँ दुनिया भर भर के आ रही है, वो सब तारीफ़ सुन के ही आ रही है। वो पहली ऐसी जगह है जहाँ कागज़ पे प्रोजेक्ट आता है और 80% एक दिन में बिक जाता है, तो मैं क्या तारीफ़ करके उसकी कर लूँगा। मैंने वहाँ युद्ध के दौरान एक देश कैसा बिहेव कर रहा है, वहाँ की सरकार कैसा बिहेव कर रही है, मेरे लिए वो बहुत यूनिक और शॉकिंग था कि इतना सब होने के बाद भी ये लोग कितने संयम से, कितने सुकून से, यानी अपनी आवाम को, अपने नागरिकों को उन्होंने एक दिन का 1 घंटे के लिए भी पैनिक नहीं होने दिया। ना देश बंद हुआ, ना बाजार बंद हुए, ना पेट्रोल पंप बंद हुए, कुछ भी बंद नहीं हुआ। पुलिस पेट्रोलिंग तो शुरू हो गई होगी? मैंने पुलिस उतनी ही देखी पूरे जंग के दौरान में। करीब कितने दिन रहा जंग में? 32 दिन में रहा। मुझे अभी आए हुए 8-10 दिन ही हुए। मैंने 32 दिन में उतनी ही पुलिस देखी जितनी आम दिनों में दिखती थी। पुलिस भी नहीं थी। व्यापार कितना प्रभावित हुआ फिर? ऑफकोर्स, चूंकि दुबई, देखिए दुबई डिपेंड करता है टूरिज्म पे, जहाँ 2 करोड़ लोग हर साल आते हैं। ताज होटल हो, बाजार हो, गिफ्ट सेंटर हो, रेस्टोरेंट हो, खाना पीना हो, घूमना फिरना हो, ये सब चीज़ें टूरिस्ट पर डिपेंड है। और जब जंग चल रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, और सोशल मीडिया पर AI वीडियोज़ ऐसे आ रहे हैं कि बुर्ज खलीफा गिर गया,
हाँ, तो अफवाहों का दौर भी तो बहुत चला। अफवाहें तो इतनी चली है। असल में मैंने ये जो रिपोर्टिंग करना शुरू करी, इसकी वजह सिर्फ सोशल मीडिया था। हाँ, सोशल मीडिया पर जब मैं देखता इस कदर झूठ, इतनी झूठी तस्वीरें, इतने झूठे वीडियोस, तो मैंने रियल जगह जाकर फिर वीडियोस बनाना शुरू करके, देखिए अभी आप वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें बुर्ज खलीफा पे को जलता हुआ दिखा रहे हैं। हाँ। उस पे ये देखिए, ये मैं इस वक्त ये तारीख है, ये समय हो रहा है और ये मैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा हूँ, ये बिल्कुल बेहतरीन खड़ा हुआ है। या ऐसी और भी जो इस तरह के वीडियोस बने या खबरें बनी, मैं वहाँ रियल पहुँच के मैंने वीडियोस बनाए। फेमस तो बिल्डिंग। मुझे इससे ये भी पता चला कि जिस दुनिया पे हम इतना गुरूर घमंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जिस सोशल मीडिया पे आज हम अपनी जिंदगी के कीमती 4 से 5 साल दे रहे हैं, वो तो भयानक लेवल के झूठ पर खड़ा हुआ है यार। मेरा इस जंग के बाद आने वाले तमाम कंटेंट को अब मैं शक से देखने लगा हूं कि ये भी वैसा ही होगा जैसा दुबई के बिल्कुल, बारे में बिल्कुल। बताया जाता है। नहीं, ये लेकिन क्या है कि किसी भी देश के लिए या किसी भी देश के नागरिकों के लिए बड़ा नुकसानदायक है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बनाकर चला दो। हम इस बात का समेनाओ चैनल के जरिए लगातार विरोध करते हैं और प्रामाणिकता के साथ, कंटेंट के साथ, वीडियो के साथ, फोटोज़ के साथ ही स्टोरी करते हैं। तो सोशल मीडिया पे एक चीज़ जो मुझे बहुत ख़राब लगती है कि उसके अंदर डेट और समय का प्रावधान नहीं है। यानी एक वीडियो जो पता नहीं कहाँ का हो, वो मैं उसे आज दुबई का कई साल डाल पुराना सकता हूँ जी। तो ये चीज़ों ने बहुत गड़बड़ कर दी ना सोशल मीडिया पे। नहीं, लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है जाहिद भाई कि टीवी चैनलों पे भी इस कदर दिखाया गया है कि हैरत दुबई ये कि टीवी चैनल जैसे जिम्मेदार लोग सोशल मीडिया पे आने वाले वीडियोस बड़े नेशनल चैनल सच मान के उसे नेशनल टीवी पर चला रहा है। हाँ, जबकि एक बात अगर आप गौर से देखें, किसी दुबई के नागरिक से पूछा तक नहीं कि वहाँ क्या हालत है। एग्जैक्टली आप जो लोग वहाँ, आज एक बात बताइए, इंदौर के कम से कम मैं समझता हूँ 4 से 5 हज़ार लोग हैं। हाँ। मैं जिन सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ इंदौर के, जो लोग दुबई में, एक में 1700 लोग हैं, एक में 1500 लोग हैं। ये मैं बड़े व्यापारियों की या बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, आम लोगों बिल्कुल। की। तो एक बड़ी तादाद है। वहाँ की आबादी 1 करोड़ है, उसमें 40 से 45 लाख तो इंडियन है। यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो उसमें बड़ा हिस्सा केरला का है, नो डाउट कि उसमें से 30 लाख तो केरला के होंगे। अच्छा। लेकिन बाकी 10 लाख पूरे इंडिया के। सबका कहीं ना कहीं दुबई से कनेक्शन है। बहुत आसान है कि आप फोन करके पूछ लें। व्यापार का कितना नुकसान हुआ है? हुआ है, नुकसान तो भयानक हुआ है, करोड़ों में, नो डाउट, गिनती नहीं की जा सकती। क्योंकि दुबई जिस रेंज से खड़ा हो रहा था, उसकी जो इकोनॉमी थी वो वाकई रियल इस्टेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म पर थी। ये चकनाचूर हो तो रहा है। रियल इस्टेट का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ भी। भयानक हुआ। आज रियल इस्टेट की हालत ये थी दुबई में, जिस घर का किराया मैं कभी 40,000 देता था वो 80 हो गया, 80 का 1,20,000 हो गया। इतना गिरोथ हुआ। जो मकान कभी 4 लाख 5 लाख में मिलते थे वो 10 लाख 15 लाख हो गए। जो बिल्डिंगें 5 साल बाद बनेंगी वो आज बिकती हैं। एक दिन में आपने देखा होगा शाहरुख, जिसका सबसे छोटे ऑफिस 5 करोड़ का था भारतीय मुद्रा में, 2 घंटे में बिक गई साहब पूरी बिल्डिंग। और अब क्या स्थिति होगी? अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा राज जी, क्योंकि अभी तो मैं समझता हूँ अभी तो जंग चल ही रही है। युद्ध विराम तो ठीक है, पता नहीं युद्ध विराम किसको कहते हैं। हमें तो स्कूलों में सिखाया था विराम का मतलब होता है रुक जाना, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि युद्ध विराम के बाद तो जंग से ज़्यादा हमले हो रहे हैं और जंग से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। तो युद्ध विराम की परिभाषा भी बदल गई, पता भी नहीं चला। अभी ये भी पता चला है कि दुबई में जितने बड़े शोरूम हैं जहाँ पीने का पानी भी खरीदना पड़ता था, अब तो वहाँ पर 70-80% डिस्काउंट में सामान मिल रहा है, कपड़े से लेके परफ्यूम से लेके सभी सामान। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल दुनिया का इतना बड़ा फेस्टिवल है जहाँ लोग शॉपिंग करने के लिए दुबई आते हैं। और जंग कोई मुद्दा नहीं है राजेश जी। दुबई में हर रोज़ किसी भी मॉल में, किसी भी हाइपर मार्केट में, किसी भी शोरूम में डिस्काउंट ऐसे चलते हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। आप यकीन जानिए, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे किराना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हों, लोगों को लगता है दुबई बहुत महंगा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ जो शॉपिंग करता हूँ, इंदौर से सस्ता सामान मैं वहाँ लेता हूँ। पर आप चूँकि वहाँ रहते हैं तो आपको सारी जानकारियाँ हैं कि वहाँ क्या सस्ता मिलता है और कहाँ मिलता है। लेकिन आमतौर पे तो यही कहा जाता है कि दुबई बहुत टूरिस्ट, महंगा वैसे है। भी टूरिस्ट जब जाता है तो खर्च करने जाता है, वो ये देखते ही नहीं है। जो टूरिस्ट आते हैं वो एक बजट बना के आते हैं कि ये हमारा घूमने का, ये हमारा खाने का, ये हमारा शॉपिंग का। तो जाहिर सी बात है दुबई नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा जाहिद भाई? मुझे ऐसा लगता है अगर जंग आज ख़त्म हो जाए तो भी 2-5 साल तो मामूली बात है, बहुत नुकसान हुआ है।
आराम से। एक विश्वास बहाल करना राजेश जी, 20 साल का एक नेटवर्क, एक स्ट्रेटेजी, एक प्रमोशन, हर देश के बस स्टैंड के ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर ये होर्डिंग लगे हों, कम हबीबी, कम टू दुबई। करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए हैं ब्रांडिंग पे, तब जाके दुनिया वहाँ आ रही, वरना एक रेगिस्तान में किसे इंटरेस्ट है जाने में, बताइए क्या है वहाँ? ना मौसम है, ना पानी है, ना कोई सुविधाएं, बालू रेत और तेज़ धूप है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा जिसमें एंटरटेनमेंट है, जिसमें मज़े हैं, जिसमें पैसा कमाने के मौके हैं, जहाँ सेफ्टी है, जहाँ सिक्योरिटी, जहाँ अच्छा जी, टूरिस्ट दुबई कम हो रहे हैं जैसे, तो उसका नुकसान तो सबसे बड़ा है। टूरिस्ट देखिए, जितने भी अरब मुल्क हैं, आप अगर गल्फ़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते ही दुबई में। सऊदी अरब को आप इसलिए नहीं, सऊदी अरब तो एक चूँकि पिलग्रिमेज है, वहाँ तो तीर्थ यात्री जाते हैं, लेकिन दुबई तो बहुत कुछ टूरिस्टों पे डिपेंड है। और टूरिस्ट दोबारा कब आना शुरू होंगे और क्या वाकई इस तादाद में कब लौटेंगे, इस पर बस कयास ही लगाया जा सकता है। दुबई आने जाने की अभी हवाई टिकट भी बहुत महंगी हो गई है। मैं 21,000 रुपये में वापस आया हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ महंगी मिल रही है। और अभी जब जाने के टिकट मैंने बुक कराया 22,000 का, ये तो नॉर्मल दिनों वाली ही रेट है। बीच के दिनों में जब युद्ध चल रहा देखिए, था, जब युद्ध बंद हो गया था, एयरपोर्ट बंद हो गए थे दुबई के, तब फुजेरा पर स्पाइस जेट ने कुछ और भी कोई प्राइवेट एयरलाइन से उन्होंने अपने चार्टर शुरू करे थे। तो अच्छा। जो लोग पैनिक हो रहे थे, घबरा रहे थे कि बस हमारे ऊपर ही मिसाइल गिरने वाली है, उन्होंने एक डेढ़ लाख की सीट लेके प्राइवेट प्लेन से आए। प्राइवेट प्लेन की तो कीमत देना पड़ती है, वरना आज की तारीख में, इस वक्त जिस दिन हम बात कर रहे हैं, 22 फ्लाइट तो एमिरेट्स की रोज चल रही हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची, दिल्ली, मुंबई, रेगुलर नॉन स्टॉप। हाँ, आपका स्पाइस जेट लगातार चल रहा है, अभी कल से एयर अरबिया शुरू अभी हो भी गया है। दुबई के लोगों में एक डर है। देखिए, डर तो ना जंग के टाइम था ना अभी है। देखिए, दुबई ने ना इंसान के अंदर जबरदस्त होप डाली है। दुबई का आदमी निराश नहीं होता है। अच्छा। हाँ, दुबई के अंदर सबसे खास बात यह है, उसने जीना सिखाया, उसने मुश्किल हालत से लड़ना। एक बात बताइए, जंग चल रही है और देश का हुक्मरान, देश का प्रधानमंत्री दुबई मॉल में लोगों के साथ सेल्फी ले रहा है और कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पी रहा है और हंस रहा है, और ये बता रहा है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो सब नॉर्मल है। एक प्रधानमंत्री अगर मॉल में घूमे, स्पोर्ट्स देखने जाए, कार चलाता हुआ सड़क पर घूमे, तो आपको डर लगेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको लगेगा सब कुछ कंट्रोल में है, भाई यही घूम रहा है। यानी दुबई पे हमले हो रहे थे, लेकिन दुबई में हलचल नहीं थी। देखिए, कई बार तो ऐसा होता था कि एक आध दिन बाद, 8, 10, 15 घंटे बाद वापस एहसास होता था कि जंग चल रही है। भूल जाते थे, काम बराबर चल रहा है, घूमना फिरना सब चल रहा है। फिर गवर्नमेंट ने एक काम और करा, दुबई के जो महंगे एडवेंचर्स पार्क थे, जिनका फीस टिकट 400, 500, 700 दिरहम थे, एटलांटिस वाटर पार्क, लॉस्ट चैम्बर, मिरेकल गार्डन्स, इन सबको गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। अच्छा। हाँ, इन फैमिलीज के लिए बोले, आई इंजॉय करो, जंग का लोड मत लो, जिंदगी जियो, कुछ नहीं हो रहा, हम सब संभाल रहे हैं। गजब की बात है यार, क्या जीवटता है जीवन की। सरकार लोगों के साथ खड़ी थी ये भरोसा दिलाने के लिए कि सब आप कुछ हमारे कंट्रोल सुरक्षित में हैं। और आप सेफ हो। आप फैमिली के साथ गार्डन जाइए, आप एटलांटिस वाटर पार्क जाइए, आप मिरेकल गार्डन घूमिए, जिनके महंगे टिकट थे, अगर आप ले नहीं पाते हो तो जाइए, छूट, पूरी परिवार के साथ जाइए। मेले लग गए साहब, इतनी भीड़, अच्छा। लाइनें लग गई कि कौन से मुल्क में जंग के दौरान फैमिली पूरा खाना वाना लेके पिकनिक मनाने के मोड में देखी हो आपने किसी देश मतलब में? दुबई को फन के मूड में लाए ताकि लोगों में एक विश्वास बना रहे। सबसे अहम जो चीज़ मैंने वहाँ नोट करी, दुबई की पब्लिक को सरकार ने पैनिक ही नहीं होने दिया, लेस इंफॉर्मेशन दी। जो लोग इंटरसेप्ट के वीडियोस बना रहे थे, मिसाइल उड़ते हुए वीडियोस बना रहे थे, उस पर रोक लगाई, सख्ती करी, नहीं माने तो गिरफ्तार तक करा। क्योंकि दुबई में कानून तो बहुत सख्त है। कानून, देखिए, कानून तो हर मुल्क में होता है, दुबई में पालन करवाया जाता है, ये फ़र्क है बस। किस मुल्क में कानून नहीं है? दुबई के कानून में जब उसको अमल में लाया जाता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो जैसा हमारे इंदौरी लोग हैं या इंडियन हैं, वो हस्तक्षेप करते हैं और बचा लाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो खुद जो दुबई का निवासी अमीराती, वो भी उसी कानून से बंधा हुआ है जो आम किसी आदमी। आम आदमी के लिए। देखिए, कोई भी मुल्क उस वक्त तरक्की करता है जब वहाँ अमीर और गरीब के लिए कानून सेम हो और कार्रवाई एक असमानता, जैसी हो। नाइंसाफ़ी,
बगावत उन देशों में होती है जहाँ अमीर के लिए कानून अलग होता है, गरीब के लिए अलग होता है, छोटे के लिए अलग होता है, बड़े के लिए अलग होता है। अभी बीच में मैंने सुना था एक वहाँ का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बेटा बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था कार से। तो रेस ड्राइविंग पे आमतौर पे होता है जैसे अगर 120 की स्पीड का रोड है और आपने 140 तक आप चला सकते हो, 20 का वो लोग स्पेयर देते, लेकिन आप 150 पे हो गए तो 600 दिरहम का फाइन लगेगा, 160 पे हो गए तो 12। वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम से, ऑटोमेटिक SMS आ जाता है, इधर गलती करिए इधर SMS टोंग करके आ जाता है। आप अगर बस लेन पे चलेगा या आपने बगैर इंडिकेटर देके लेन चेंज कर दी तो इन सब चीज़ों के फाइन्स हैं। तो उस लड़के के ऊपर फाइन्स आए तो वो फाइन भर देता था क्योंकि वो तो पैसे वाले लोग थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जब सरकार को या प्रशासन को ये समझ में आया कि ये तो बार बार पैसे भर रहा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने उसको सज़ा दी कि आज आप 7 दिन तक दुबई की सड़कें साफ कर देंगे। अच्छा, और लोगों से ये कहा इसकी वीडियो डाल लो सोशल मीडिया पे। ओ सरकार ने खुद ने कहा, वो सफाई करवाई उससे बाकायदा सफाई करे। सरकार ने अपने पोर्टल्स, अपने हैंडल्स पर ये डाला कि ये फलां का लड़का है और ये हरकतें करता था, तो इसको सजा दी गई। तो कानून का डर है। पैमाना सेट किया जाता है वहाँ, आइडियल पैमाना सेट किया जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर तुम्हें ये गुरूर है कि तुम तेज़ गाड़ी चलाओगे और फाइन आएगा तो भर दोगे। इंदौर में तो ट्रैफिक पुलिस रुकती है तो तत्काल आदमी भैया को फ़ोन लगाता और कहता कि बात करो। हाँ, यह बहुत आसान है। मेरे को भी यही लगता था कि वहाँ कुछ भी हो तो बोल देंगे, पहचानता है कि नहीं, अपनी इंदौरी स्टाइल। हाँ, लेकिन सही बात यह है कि वहाँ वो लोग यही कहते हैं कि नहीं हम आपको नहीं पहचानते। वहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई पॉलिटिशियन, कोई ऑफिसर्स, किसी कोई अधिकार नहीं है कि शहर में या देश में कोई नियमों को तोड़े, कोई लोगों की जान को मुसीबत में डाले। और वो चूँकि बड़ा आदमी है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का मिलने वाला है, कोई बड़ा व्यापारी है, बड़ा पैसे वाला है, तो उसको छूट दे दी जाए। अगर ये सब होता तो आज दुबई वो नहीं होता जो है। एक बात बताइए, 20 साल में एक छोटा सा ज़मीन का रेगिस्तान का टुकड़ा आज दुनिया में रहने वाले हर इंसान की बकेट लिस्ट का हिस्सा हो गया। तो आखिर तो कुछ करा होगा उसने, वरना ये कैसे मुमकिन है? दुनिया में क्या देशों की कमी नहीं है? आप यूरोप जाइए, हरा भरा बर्फ़ की वादियाँ, साफ़ सफाई वहाँ भी है, नियम कायदे वहाँ भी हैं। अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, थाईलैंड जाइए, आप मिडिल क्लास हो तो थाईलैंड, इंडोनेशिया लोग। दुबई क्या करें जाके? इस युद्ध के कारण जाहिद भाई, ये आखिरी सवाल कि आपके मन में क्या दुख है दुबई के जिस तेज़ी से विकास हुआ था? आपने युद्ध शब्द बोला, मुझे तो इससे ही तकलीफ है अभी कि ये युद्ध नहीं है, ये मासूम बेकसूर लोगों का कत्लेआम है। युद्ध एक टर्म है, युद्ध जंग तो एक टर्म होती है जिसके कोई नियम कायदे होते हैं, जिसके कोई उसूल होते हैं, जिसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं। आज हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं राजेश जी, लेकिन जब हम सिविलाइज्ड नहीं थे, कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे गिरोहों में रहते थे जी, वो जब आपस में लड़ते थे तब भी एक कानून था कि जिस इलाके को फतह करो, जीतो, तो वहाँ की नदियाँ ख़राब नहीं करना है, वहाँ के कुएँ ख़राब नहीं करना है, वहाँ के पेड़ों को नहीं काटना है, औरतें बच्चों और बुज़ुर्गों को हाथ नहीं लगाना है। ये तो उस टाइम के उसूल थे जब हम अनसिविलाइज्ड थे। जब हम सिविलाइज्ड हुए, जब भी जंग के कुछ कानून बने हैं, सेकंड वर्ल्ड वार तक भी जो जंगें हुई हैं उसके कुछ उसूल थे। लेकिन इस जंग में आप देखो सारे उसूल तोड़ दिए गए हैं। स्कूल की बच्चियों पे बम मार दिया और 300 बच्चियां मर गई। उन बच्चियों से किसको खतरा था? दुनिया, मतलब इंसानियत हार गई, बिल्कुल बुरी तरह हार चुकी है इंसानियत इस जंग में। आपने कल, आपको मालूम है कि एम्बुलेंस पे बम मार दिया। युद्ध विराम होने के बाद आपने 1 घंटे के अंदर 100 हमले करे रिहायशी बिल्डिंग पे, औरतें बच्चे बुजुर्ग मर गए। क्या कसूर था उनका? तो किसने कह दिया ये युद्ध है? युद्ध तो हुआ करता था किसी। और जो ट्रम्प ने एक बात कही थी कि वो डेडलाइन दी थी ना कि मैं तुम्हें स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, और फिर पलट गए थे अपनी बात से। तो वो सही कह रहे हैं, वो ईरान को भेजना चाहते थे स्टोन एज में। मैं उनकी जानकारी में ये बात पहुंचाना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि पूरी दुनिया स्टोन एज में जा चुकी है। हम उसी दौर में पहुंच गए जहाँ कोई नियम नहीं था, कोई कायदा नहीं था। फ़र्क बस इतना है कि आज हम कपड़े पहनना सीख गए और खाना पकाना सीख गए। हमारी सोच, हमारी हरकतें तो वही अनसिविलाइज्ड। हम आम लोगों को मार रहे हैं यार, जिनका कोई कसूर नहीं है। एक औरत है अपने घर में अपने बच्चे के साथ बैठी है, एक बुज़ुर्ग महिला है जो शायद बीमार है, बिस्तर पे लेटी है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, आपने उन पर बम मार दिया। ये कौन सी जंग है? उनका क्या कसूर है? और इस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है कि आपने 1 घंटे के अंदर
इतने बड़े इलाके पे इतनी बमबारी करी, अरे आंकड़ा 300-400 पे पहुंच गया। एक दिन में इतनी मौत तो चलती जंग में नहीं हुई जितनी युद्ध विराम के बाद हो गई। अच्छा, इंसान तो इंसान है, फिर वो दुबई का हो, ईरान का हो, अरे इराक कहीं का का हो। भी हो, युद्ध का उसूल है आप सैन्य अड्डों पे, सेना वाले इलाकों पर ही आप हमले करोगे, रिहाइश पर नहीं करोगे। अस्पतालों पे मारा गया, बताइए अस्पताल से किसको खतरा हो सकता है? कितने बड़ा स्कूल को दुर्भाग्य। मारा गया, रिहायशी बिल्डिंग को मारा गया, और आप इसे युद्ध कह रहे हो? ये कत्लेआम है। यूनाइटेड नेशन तक ने ये बात कही है हाँ। कि जो कुछ इजराइल कर रहा है बिल्कुल। वो साफ नजर आ रहा है कि वो सिर्फ अपनी हदें बढ़ा रहा है। गांव के गांव खाली करा लिए वेस्टर्न लेबनान के हिजबुल्लाह के नाम पर, और अपनी सरहदें बढ़ा रहा है। देखिए इजराइल का सीधा फार्मूला है, वो चाहता जंगें होती रहे, उसकी सरहद बढ़ती रहे। जंग रुकेगी, उसकी सरहद बढ़ना रुक जाएगी। इंसानियत मर जाएगी और सरहद बढ़ जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए मसला क्या है कि वो अपने अलावा किसी को इंसान मानते ही नहीं। आपने अगर उनकी स्टडी करी हो और उनकी किताबें पढ़ी हो तो उनका ये कहना है कि हम भी एक तरह के जानवर हैं जो तो फिर अब क्या इंसानों जैसे दिखते हैं। जिस तरह आप बेल को हल में जोतते हो, जिस तरह आप घोड़े का इस्तेमाल करते हो, उसी तरह इन इंसानों का भी इस्तेमाल करो। तो वो अपनों को मारने को वो ये नहीं समझते कि इंसानियत मर रही है। जैसे अपन लोग जानवरों को मार देते हैं, उनके लिए उनकी नज़रों में अपनी वही कीमत। ये मसला है। जाहिद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दुबई को लेकर जो आंखों देखा हाल था वो काफ़ी कुछ बताया, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमें दुबई से भी बताते रहें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी बिल्कुल। देखते रहिए समय नाउ।